किसान आंदोलन 47 दिन से जारी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ, आदेश इस पर कल कुछ आ सकता है। आज शाम अंतरिम आदेश आ सकता है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि संभव हुआ तो टुकड़ों में फैसला देंगे, यानी अंतरिम आदेश के तौर पर आज कुछ तस्वीर साफ हो सकती है, कल फैसले को लेकर कुछ और जानकारी सामने आ सकती है। कोर्ट ने लेकिन केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि किसानों पर केंद्र सरकार की अब तक की कोशिशों से कोर्ट निराश है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो नए कानून को होल्ड क्यों नहीं करते, और अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो फिर हम कर देंगे। सीजीआई ने कहा कि हम कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं और कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानून के लागू होने पर रोक लगाना चाहते हैं। कोर्ट ने कमेटी के लिए किसानों और सरकार से नाम भी मांगे हैं, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि टुकड़ों में यह आदेश आ सकता है, यानी आज भी शाम तक अंतरिम आदेश आने की उम्मीद है। इसके अलावा कल भी कुछ तस्वीर इस पर हो सकती है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, किसान आंदोलन के मद्देनजर ये कह रही है कि अगर किसान आश्वस्त नहीं है, अगर वो इस पर संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में एक कृषि विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जिसपे नाम सुझाए जाएं, और तब तक, यानी जब तक ये कमेटी कोई फैसला ना दे दे, अपनी राय ना दे दे, तब तक कानून को लागू ना किया जाए, यानी कानून को होल्ड कर दिया जाए। और अगर सरकार नहीं करती तो फिर हम ऐसा करने पर विचार करेंगे। लेकिन सरकार के अभी तक की बातचीत और काम करने के तरीके से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो समाधान इस समय तक निकल जाना चाहिए था उस पर कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस बीच वो 9 दौर की बातचीत भी सामने है, जिस पर सरकार के मंत्री और किसान संगठन के नेता आमने सामने बैठे। हालांकि जो 4 मुख्य बिंदु थे किसानों की मांगों के, उसमें 2 को तो सरकार ने मान लिया। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को सरकार तैयार है, लेकिन कानून वापसी की जो मांग है किसानों की, उस पर सरकार भी अड़ी हुई है कि कानून वापसी जैसा कदम नहीं हो सकता है, संशोधन मुमकिन है। लेकिन आंदोलन पर हम सरकार से बहुत निराश हैं। ये राजनीतिक सवाल राजनीतिक नेतृत्व को हल करना चाहिए, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और ऐसी ही एक तस्वीर किसान संगठनों के बयानों में भी दिखाई दी, जब उनका ये कहना था कि ये एक राजनीतिक मामला है और राजनीतिक तरीके से इसका समाधान हो। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन इस पर दिया है और कहा है कि इसमें टुकड़ों पर फैसला आ सकता है। दरअसल आज 3 याचिकाएं थी जिस पर सुनवाई हुई। एक याचिका जिसमें यह कहा गया कि आम जनजीवन पर जबरदस्त असर पड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है आंदोलन की वजह से। दूसरी याचिका में कहा गया कि किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं 47 दिन से उनको सुविधाएं दी जाएं। तीसरी याचिका में कहा गया था देश के दूसरे हिस्सों से जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं प्रदर्शन के लिए, उन्हें आने दिया जाए, जहां तहां बॉर्डर्स पर ना रोका जाए। तो इन अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार के अभी तक की बात जो है वो बहुत आशापूर्ण तो नहीं दिखाई देती, लेकिन हम बनाना चाहते हैं विशेषज्ञों की कमेटी। संजय शर्मा आ गए हैं हमारे साथ। लगातार संजय कोर्ट की इस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे। संजय, कोर्ट की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि टुकड़ों में फैसला आ सकता है, इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये है कि पहला आदेश कोर्ट का आज रात तक आ जाएगा, जिसमें वो या तो तीनों कानूनों पे अमल को लेकर रोक की बात करेंगे कि जब तक कोई सर्वमान्य हल ना निकल जाए तब तक इस पर रोक लेंगे, या फिर आज की जो कार्रवाई हुई है, सुनवाई हुई है, उस पर एक संक्षिप्त टीका टिप्पणी आ जाएगी। और कल जब कोर्ट इस मामले में सुनेगा, क्योंकि कानून के जानकार ये बता रहे हैं कि आज ही अगर कोर्ट कानूनों पे अमल की बात रोक देता है, उस पर रोक लगा देता है, तो हो सकता है कि दूसरे पक्षकार फिर इस पर बातचीत को राजी ना हो, फिर उसके लिए नई शर्तें लगाएं। क्योंकि ये भी कहा गया कि इसका संदेश ये नहीं जाना चाहिए, कोर्ट के आदेश का संदेश ये नहीं जाना चाहिए कि सरकार बैकफुट पर आ गई, तो किसान जीत गए हैं। तो ऐसे में कोर्ट भी इस चीज को ध्यान में रखे हुए है, और हो सकता है कि आज की कार्रवाई के बारे में क्या क्या हुआ इसको लेकर एक आदेश आए और कोर्ट इसमें ये बताए कि अगली सुनवाई हम कल के लिए हमने पोस्टपोन की है, और कल सुनवाई में क्या होता है इस पर बात हो। लेकिन ये तो तय है कि इन तीनों कानूनों पर कोर्ट के रवैये से साफ लग रहा है कि कमेटी बनेगी, कमेटी बातचीत करेगी किसानों और सरकार और सभी पक्षकारों के साथ, और तब तक जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इन तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी जाएगी। क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा था सुनवाई के दौरान कि अगर रोक लग जाती है तो बातचीत और ज्यादा सहज, सरल, सुगम हो सकती है,
क्योंकि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होगी, फिर अड़ने का कोई मामला नहीं रह जाएगा। तो अब देखते हैं कि कोर्ट ने यह भी कहा, अपील की है चीफ जस्टिस ने कि जाकर बता दो, संदेश हमारा सुना दो किसानों के बुजुर्ग नेताओं से कि वो बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं यहां से अपने गांव वापस जाएं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले में रिस्क ले रहे हैं जी। कोर्ट ने कहा कि हम रिस्क ले रहे हैं और उनसे कह दीजिए कि वो जाकर वो घर जाएं। और बाकी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन बहुत अहम, और जितेंद्र बहादुर तो इस वक्त सीधे किसानों के बीच में ही मौजूद हैं। जितेंद्र, देखिए, जिस बात का जिक्र संजय कर रहे हैं, कोर्ट ने यह कहा कि हमारा संदेश किसानों के बुजुर्ग नेताओं तक पहुंचा दिया जाए, महिलाओं तक, बच्चों तक, कि वो अपने घरों को वापस लौट जाएं। देश की सर्वोच्च अदालत उनके अधिकारों की तरफ नजर बनाए हुए है, उनके अधिकारों का हनन ना हो और सब ठीक रहे। क्या सोच रहे हैं किसान सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश, इस निर्देश पर, और कोई संतुष्टि किसी स्तर की अभी उनको दिखाई देती है? बिल्कुल मीनाक्षी, किसानों से हमने जो बातचीत किया है अब तक उनका ये कहना है कि कमेटी बनाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है नाम देने के लिए, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं इनसे खुद ही जानते हैं। ये बताइए कि सरकार की तरफ से और उसमें कमेटी में नाम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और जो किसान संगठन है वो अपना नाम दे। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हो और किस तरीके से आगे बढ़ोगे? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सीनियर नीति प्रधान सुंदर सिंह चौटाला बोल रहा हूँ। जो हम वो पहले सरकार को बोल दिया है, जो 8 तारीख वाली मीटिंग थी उसमें बोल दिया था कि हम कमेटी नहीं मांगते, सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करे, सरकार करे जहाँ सुप्रीम कोर्ट करे, ना हम पार्टी बनना चाहते हैं। क्योंकि उधर में रिट पई है, पहले ऑलरेडी पई हुई है रिट, उसका हम पार्टी नहीं बनना चाहते। क्योंकि ये जो मामला है ये सरकार का है, तो सरकार इलेक्टेड है, लोगों की वोटों से सरकार दिल्ली में बैठी है। इसलिए जो एक काले कानून है जो इसने पास किया है, क्योंकि विषय सरकार का नहीं है, ये विषय राज्यों का विषय है, इसलिए जो पास किया है उसको रद्द करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट में ना घसड़े हम लोग। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खास टिप्पणी ये भी की गई है और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे बुजुर्ग किसान नेता हैं यहाँ पर, बहुत बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको घर वापस जाना चाहिए। ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हो, क्योंकि आंदोलन काफी लंबा हो गया, 47वां दिन है आज आंदोलन। हाँ ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है जो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है। पर क्या करें, हम लोग का मजबूरी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो 80-80, 90-90 साल की माताएं हैं, उसकी मेंटालिटी बन गई है, उसकी मानसिकता बन गई है कि जो काले कानून है, जो किसान लोग ही नहीं, मजदूर भी आ गया है, दुकानदार भी आ गया है, मुलाजिम भी आ गया है, वो समझ चुके हैं कि ये काले कानून लागू हो जाते हैं तो देश की जो 70% आबादी जो खेती के साथ जुड़ी हुई है, जब खेती ये इस देश में खत्म होगी तो दुकानदार छोटा भी खत्म होगा, छोटा व्यापारी भी खत्म होगा। इसलिए इस मोर्चे के लिए लोगों की सहानुभूति बहुत है, लोग मान रहे हैं। इसलिए 80-90 साल के जो बुजुर्ग जाना नहीं चाहते, वो बोलते कानून रद्द हो। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहा गया है कि वहाँ जिस तरीके से आप लोग के यहाँ ढोल नगाड़े लेकर के आ रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, ऐसे में ज्यादा खतरा हो सकता है, उसके लिए आप लोग किस तरीके की सावधानी बरत रहे हैं, कुछ गड़बड़ी ना हो, इस बात को भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। देखो जी, ऐसे नहीं है कोई ढोल नगाड़ा तो इधर नहीं, क्योंकि इधर कोई 70 किसान जो है उसकी मौतें हो गई है, शहीद हो गए हैं। सरकार, देश का प्रधानमंत्री जो चुना है, लोगों की वोटों से चुना है, देश के शासन में ऊपर बैठा है तख्त के ऊपर, उसका एक बार भी नहीं बोला, उसने एक बार भी बोला। इतने लोग मर चुके हैं तो उसकी टिप्पणी आनी चाहिए, जिम्मेवार आदमी है, उसकी टिप्पणी आनी चाहिए। दूसरी बात ये है, जो विदेशों में सब जितनी भाषाएं हैं उसने इसकी आलोचना की है भी बहुत माड़ा हुआ है, ये जो उसका चिंता जार की है। तो देश का प्रधानमंत्री देश की ब्रुआ में बैठे 25 किलोमीटर दूर है, जहां तक लोगों की सार लेने के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता है, मानते हैं। पर क्या करें, केडी साइड जाए, लोग क्या करेंगे। ठीक है, कोई रास्ता नहीं, बाकी ढोल ढमक्का इधर कोई नहीं चलता, ये सब कहने की बात है, कोई ढोल ढमक्का नहीं है। लोग ये जुड़ा है तो हिंदुस्तान का कल्चर जुड़ा है, वो कल्चर इकट्ठा है। जब लोग कल्चर इकट्ठा हो गए हिंदुस्तान का, तो फिर उसमें आपस में बातें भी करते हैं, आपस में थोड़ी बाड़ी को बांसुरी बजाता है, कोई बीन बजाता है। हिंदुस्तान का कल्चर है, कोई ढोल ढमक्का इधर नहीं होता।
बिल्कुल बिल्कुल, जितेंद्र। मीनाक्षी, यहाँ पर किसानों का साफ ये कहना है कि लगातार ये लोग जी, किसान अपनी मांगों पर तो अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कम से मानेंगे नहीं जब तक कि कानून वापस ना हो। लेकिन संजय, एक बात मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहेगा कि इंप्रेशन किसी की जीत और हार जैसा जाए, क्योंकि अगर कानून की ही बात है, जो संसद से पास अगर कानून है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि विरोध अगर इस तरह के होंगे तो कल को कोई और कानून पास होगा और उसके विरोध में भी अगर ऐसे हजारों की संख्या में लोग बैठ जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, तो सरकार चाहे किसी भी दल की हो, समस्या तो हमेशा के लिए हो जाएगी ना फिर ये। और ये चिंता सुप्रीम कोर्ट की भी होगी। इसके मद्देनजर भी क्या कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस मामले का निपटारा ना हो जाता है, सुलह नहीं हो जाती है दोनों पक्षों में, तब तक इसको स्टे कर दिया जाए, इस पर अमल को। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई भी कानून तब तक उसको होल्ड नहीं किया जा सकता जब तक वो लोगों के, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों पर कोई असर ना डाले या संविधान की मूल भावना के खिलाफ ना हो। तो इसमें किसी भी याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जिक्र नहीं किया है कि इस कानून की वजह से उनके बुनियादी अधिकारों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, हम कानून को स्टे करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम होल्ड करने की बात कर रहे हैं। इस पर अमल को जब तक कमेटी बन जाए, बातचीत आगे बढ़े और उस पर कोई सर्वमान्य हल ना निकल जाए, तब तक इसको होल्ड पे कर दिया जाए। अब इस पर देखते हैं कि कल इस पर बात होगी तीनों कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर, संवैधानिक पहलुओं पर। इस पर क्या चीज निकल कर आती है, ये देखना सारे लोग उम्मीद भरी निगाहों से कल की सुनवाई पर उन लोगों का ध्यान है कि कल एक तो कमेटी गठित हो जाएगी, कमेटी के बारे में कुछ फैसला हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने सारे पक्षकारों से कहा, किसान संगठनों से कहा है कि वो अपने अपने नुमाइंदों के नाम दें। कल ये हो जाएगा कमेटी की अगुवाई कौन करेगा और कमेटी कैसे काम करेगी। यानी जो कहते हैं अपनी साधारण भाषा में बताऊं तो खेल के नियम तय हो जाएंगे और उसके बाद फिर कमेटी काम करेगी। उसमें कितने किसान यूनियन आते हैं, कितने वहां भी ये कहते हैं कि हमें कमेटी के सामने नहीं जाना है, जैसे अभी ये कह रहे थे। तो ऐसे में ये कल बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है जिसमें काफी चीजें तय हो जाएंगी और उसी में कोर्ट, मुझे उम्मीद लगती है कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगा कि जब तक ये सारी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक इन तीनों कानूनों पर, जो विवादित कानून हैं, जो इम्प्यून्ड कानून हैं, उन पर अमल रोक दिया जाए। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। 16 जनवरी से देश में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा, मगर उसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। जिसका इंतजार था वो मंगल बेला आने वाली है। कोरोना के टीके की तारीख तय हो गई है। अब तक कोरोना ने बहुत सताया, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया। लोगों ने अच्छे सपने देखने छोड़ दिए थे, क्योंकि सपने तो तब आते हैं जब नींद आती है, नींद तो तब आती है जब चैन आता है, और चैन तब आता है जब चिंता नहीं रहती। लेकिन चिंता के मारे तो पूरे देश का चेहरा उदास हुआ जा रहा था, मगर अब ये चिंता खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है कोरोना की महामारी, खत्म होने वाला है कोरोना जड़ से। देखिए, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में भेजा है, सारे प्रदेश में भेजा है, और वो फ्रंट लाइनर जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों की सेवा की है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, उन सबको पहले वैक्सीन लगेगा और केंद्र सरकार की ओर से लगेगा। राज्य सरकार का काम इतना ही है कि अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उस वैक्सीन को लगवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशखबरी दी तो कोरोना के चलते अंधधूप हो रहा मन खिल उठा। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। तारीख रखी गई है 16 जनवरी। ये तारीख काल के कैलेंडर में ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज होगी, क्योंकि इसी तारीख से देश में कोरोना का टीका लगने की शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन की तैयारी तो पहले से ही पूरी हो चुकी थी। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में रही। आज भी केंद्र सरकार की ओर से केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में वैक्सीनेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा,
इन बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार अभी केवल मुझे लगता है कि ऊपरी सतही तौर पर तो बात कर रही है, लेकिन इसकी वास्तव में व्यवस्थाएं क्या होंगी, इसका रोड मैप क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता नहीं है। लेकिन ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश हो गया कि जहां करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी भारत ने कर ली है। सब कुछ पहले से तय था कि वैक्सीन की डोज किसे और कब लगेगी। फिर भी जान लीजिए, ये पहले ही तय हो चुका है कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का। इसमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और निगम कर्मचारियों समेत 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। और तीसरा ग्रुप होगा 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोग, जिनकी संख्या है 27 करोड़, जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए पूरे देश में 5000 साइट फाइनल की हैं। अब इंतजार है उस तारीख का जब टीकाकरण शुरू हो और उसके साथ ही कोरोना को जड़ से खत्म करने की भी शुरुआत हो जाए। आज तक ब्यूरो। देश में वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक 5वें दिन इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी 16 जनवरी को आपका इंतजार खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान का नाम भी उन देशों में शुमार हो जाएगा जहां टीकाकरण शुरू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं, जिसमें वैक्सीनेशन रोल आउट करने पर चर्चा होगी। कोरोना वैक्सीनेशन का काउंटडाउन। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सबसे बड़ी तैयारी। ड्राई रन कामयाब, अब कोरोना पर होगा जोरदार वार। 16 जनवरी की तारीख इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद की तारीख है, दुख पर खुशियों की जीत की तारीख है, अंधेरे पर उजाले की जीत की तारीख है। 16 जनवरी को देश के कोने कोने में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। दुनिया को गम के समंदर में धकेलने वाली महामारी को मात देने के लिए भारत का सबसे बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। कैसे वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी? अस्पतालों में कैसा इंतजाम रहेगा? कर्मचारी कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? ऐसे तमाम सवालों की गुत्थी सुलझाने और 16 जनवरी से पहले तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए देश के तमाम जिलों में ड्राई रन हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्लान को सफल करने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई है। वो खुद तैयारियों पर नजर रख रहे हैं, वैक्सीनेशन पर एक अपडेट ले रहे हैं। तमाम राज्यों में जरूरतमंदों तक वैक्सीन पहुंचाने की मुहिम पर प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से बैठक करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि देश के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों की तुलना में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्य किया था, उसी प्रकार से वैक्सीन भी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो, उसकी तैयारी पूरी है और हम लोगों को वैक्सीन जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम कोरोना वैक्सीन के रोल आउट प्लान पर बात करेंगे। कोल्ड चेन सिस्टम तक वैक्सीन पहुंचाने पर भी बात होगी। वैक्सीन के रखरखाव, उन्हें लोगों तक पहुंचाने पर बात होगी। इस मुहिम से जुड़ी छोटी से छोटी बात पर भी पीएम मोदी गहन मंथन करने जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की थी।
एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। 3 जनवरी को DCGI ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलते ही सरकार ने 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान कर दिया। इस मुहिम के लिए देश भर में 61,000 प्रोग्राम मैनेजर बनाए गए हैं। टीका लगाने के लिए 2 लाख वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही 3,70,000 अन्य लोगों को वैक्सीनेशन टीम का हिस्सा बनाया गया है। क्योंकि वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे अभियान के तहत हर वैक्सीनेशन सेंटर पर करीब 100 लोगों को टीका लगाया जाना है। यानी सरकार ने 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाने की जो रणनीति तैयार की है, उसके पहले हिस्से में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला शॉट लगेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, यानी 16 जनवरी ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान में होने वाला है। यहां की आबादी के मद्देनजर भी और तैयारियों के मद्देनजर भी 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने में हिंदुस्तान ने महारत हासिल की है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले आपका रुख करते हुए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का ये वर्चुअल संवाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शुरू होने वाला है। क्या तैयारियां हैं इसके लिए? एजेंडे में किस तरह के बिंदु शामिल रहेंगे? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं इस बैठक में रहेंगे और वैक्सीनेशन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक के अंदर ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों को जो है वो ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। 3 दिन पहले जो है ये एक खबर भी आई थी कि 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। 16 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है वैक्सीनेशन। भारत के अंदर ड्राई रन लगभग जो है कंप्लीट हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि कैसे आम आदमी तक पहुंचा जाए और जो भी कैटेगरीज हैं इन 3 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीनेशन देने की, वो सारी चीजें जो हैं आज डिस्कस होंगी। और प्रधानमंत्री जो है सभी मुख्यमंत्रियों से ये फीडबैक लेंगे कि क्या तैयारियां जो है वैक्सीनेशन के लिए उनके राज्य में हुई हैं, अगर कोई कमी है उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या सहायता चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से। सभी मुख्यमंत्री अपनी जानकारी जो है राज्यों की तैयारियों की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे कि वैक्सीनेशन के लिए उनका स्टेट जो है पूरी तरीके से तैयार है। मीनाक्षी, बिल्कुल। चलिए लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए उत्तर प्रदेश में तो राजनीति और विरोध की सबसे तीव्र आवाज सुनाई दी थी वैक्सीनेशन के मद्देनजर अगर बात की जाए, लेकिन उससे इतर सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ा राज्य, बड़ी आबादी, किस तरह से इसे किया जाएगा, क्या इंतजाम है? और आज की बैठक में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे तो क्या इस दौरान संवाद रह सकता है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है तो दारोमदार भी बड़ा होता है और यही कारण है कि बाकी राज्यों में जहां 1 या 2 ही स्टोरेज सेंटर्स होते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 9 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स हैं। उन्हीं में से एक पे हम मौजूद है लखनऊ के urban CHC में, जहां पर कैपेसिटी की बात करूं तो 14,000 लीटर वैक्सीन की कैपेसिटी एक सेंटर की है। तो आप मान सकते हैं कि 9 केंद्रों पर जब दारोमदार होता है 75 जिलों का, तो कितनी तैयारी लगती है और कितना कुछ सरकार को तैयारी भी करनी पड़ती है। और यही कारण है कि आज की इस कॉन्फ्रेंसिंग में भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पूरी तैयारियों का ब्यौरा प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। आज भी उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की है। जो ड्राई रन उत्तर प्रदेश में आज फाइनल ड्राई रन हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग रखी। लगातार वो रिपोर्ट लेते रहे, खुद औचक निरीक्षण भी उन्होंने किया, सिविल अस्पताल लखनऊ पहुंचे थे। तो तमाम तरह की चीजों को लेकर के सरकार मुस्तैद है। और चूंकि 16 जनवरी में अब ज्यादा देर नहीं है, ऐसे में सरकार चाहती है कि जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटीज है उनको जल्द से जल्द अपडेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसमें काम हो, ताकि जब वैक्सीनेशन का दिन आएगा तो इसमें कोई कोताही ना हो। जी मीनाक्षी।
जी, और देखिए जिस बात का जिक्र अभिषेक कर रहे हैं कि राज्यों में भी किस तरह की तैयारियां हैं, केंद्र की अपने स्तर पर तैयारियां हैं, तो ऐसे में बड़ी चुनौती लेकिन ये भी है कि वैक्सीन को सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाना है। केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से ही ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हिंदुस्तान की अथाह उम्मीदें हैं इन दोनों वैक्सीन से। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की सप्लाई पूरी तरह तैयार कर ली है। देश के अन्य हिस्सों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए विशेष ट्रक भी तैयार हैं, जिनकी निगरानी में पुलिस वाले अभी से मुस्तैद हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने पुणे की कंपनी से समझौता किया है। इन्हीं एयर कंडीशन्ड कंटेनर वाले ट्रकों से वैक्सीन की सप्लाई शुरू होने जा रही है। बस इंतजार हरी झंडी मिलने का है। तो आज वो दिन आ गया है कि जब जो कोरोना वायरस है, जो महामारी है, उससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहा है, जो भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पूरे देश भर में उसका वितरण होने वाला है, वो वितरण कैसे होने वाला है। जो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन ट्रक्स के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा ये देश भर में 62 केंद्रों पे भेजे जाने वाला। ऐसे 400 ट्रक कंपनी ने तैयार किए हैं। इनमें तापमान कंट्रोल किया जा सकता है। ये जीपीएस से भी लैस होंगे और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन ले जाते समय इन ट्रकों की निगरानी में तेज तर्रार पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। 16 जनवरी को वैक्सीन के महाआयोजन से पहले तैयारियां भी आखिरी पड़ाव में है। लखनऊ में तैयारियों को आंका जा रहा है। वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान कैसा होगा, उसकी एक झलक भर है। यूपी के तमाम शहरों में ड्राई रन का तीसरा और आखिरी दौर चल रहा है। राज्य में 1500 केंद्रों पर 3000 ड्राई रन सेशन का आयोजन किया गया है। इनकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दिल्ली में 89 जगहों पर वैक्सीनेशन होगा। राजस्थान में 282 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पहले चरण में 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। बिहार में करीब 300 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए 4.5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहले दिन यानी 16 जनवरी को बिहार में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है। जो कोरोना का टीकाकरण होना है उसके लिए प्रशिक्षण देने का काम करना था, जो पूर्ण हो चुका है। और प्रशिक्षण देने के बाद 2 बार ड्राई रन हुआ है, मतलब मॉक ड्रिल हो चुका है। और एक बार 3 जिले में हुआ, फिर दूसरी बार सभी जिलों में हुआ। और राज्य के लगभग 125 केंद्रों पर ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम संपन्न किया जा चुका है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जब आज प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो वो अपनी रणनीति का भी जिक्र करेंगे कि कैसे इस मिशन को मुकाम तक पहुंचाना है। देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उठने की पूरी उम्मीद है। कल मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। उस टाइम सारे मंत्री भी थे, सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई सबसे पूछ लीजिएगा सबका हो कि नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने राज्य में मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर चुकी हैं। इन सब के बीच आज की प्रधानमंत्री की बैठक काफी अहम होने वाली है। इसके जरिए वैक्सीनेशन के ब्लूप्रिंट पर अमल करने को लेकर तस्वीर और साफ हो जाएगी। पटना से रोहित कुमार सिंह, दिल्ली से पंकज जैन, मिलन शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए अब वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। हालांकि सबसे पहला वैक्सीनेशन जो पहला दौर होगा उसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ये सरकार की तरफ से क्लियर किया गया कि उन्हें दिया जाएगा। लेकिन एक चुनौती ये भी है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार है, उसके हिसाब से कैसे ये स्मूथ फंक्शनिंग हो इसको लेकर सरकार कदम उठाएगी।
देखिए बिल्कुल सरकार, इसीलिए जो है मैं आपको बता दूं कि ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। सरकार ने तय करा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग जो हैं, जो कोरोना वॉरियर हैं, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये सरकार ने सभी मुख्यमंत्रियों, सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठकर हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ पहले ही कोऑर्डिनेशन किया है और उसके बाद ये तय किया गया था किन किन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा और उसके बाद सेकेंड फेज में जो है कैसे दिया जाएगा। ये सारी प्रिपरेशन जो है मीनाक्षी, वो सरकार कर चुकी है। सरकार आज जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है, उसमें यह फीडबैक लिया जा रहा है कि अगर कोई क्या तैयारियां आपकी पूरी हो गई हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तैयारियां पूरी हैं, कैसे लोगों तक जो है फ्रंटलाइनर वॉरियर हैं या हेल्थ वर्कर है, उनको, डॉक्टर्स को जो दिया जाना है वैक्सीनेशन, उसको लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो फीडबैक लिया जाएगा। और दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से अगला खेप जो है वैक्सीनेशन का वो कब आएगा और वो कैसे लगाया जाएगा, उसके लिए किस कैटेगरी के लोगों को रखा जाएगा, क्या उसमें 60 ईयर से ऊपर के लोगों को रखा जाएगा और किन किन लोगों को जो है वैक्सीनेशन पहले दिया जाएगा सेकंड फेज के लिए, वो जो है उसके लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से आज फीडबैक लिया जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के से, और उस पर आगे की तैयारियां जो है वो चालू रखी जाएंगी और वैक्सीनेशन सेंटर्स को और कैसे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जाएगी।